सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। मंजरी, देखो कई सारे त्योहार हमारे सामने हैं, अब आने वाले हैं। और दीपावली तो खैर अभी थोड़ा समय है, लेकिन उससे भी पहले कल जो हम पर्व मनाने वाले हैं वो कौन सा है? वो है करवा चौथ। जी हाँ, करवा चौथ कल है। और महिलाओं का जो है इन पर्वों से, त्योहारों से कुछ खास जुड़ाव होता है। भले ही महिला कितने ही बड़े ओहदे पर काम कर रही हो, कोई व्यवसाय कर रही हो, कुछ भी हो, लेकिन जब त्योहार आते हैं तो सबसे ज्यादा वो एक्टिव हो जाती है, या सबसे ज्यादा उसकी बड़ी अहम भूमिका होती है। घर की साज सज्जा में, या फिर व्यंजन बनाने की बात हो, या घर में नई चीजें खरीदने की बात हो, या और किसी तरह त्योहारों की तैयारी जो होती है, चाहे वो घर के में क्या बनना है, कुछ स्पेशल बनाया जाए, या जो पूजा की सामग्री होती है, पूजन में और क्या चीज भोग वगैरह बनना है उसकी तैयारी हो, या खुद अपने लिए भी होता है कि हमें खुद भी तो तैयार होना है ना। हाँ बिल्कुल। और जब त्योहार आते हैं तो घर वगैरह की तैयारी, व्यंजन की तैयारी तो होती, लेकिन इसी के साथ वो एक और तैयारी करती है खुद को सजाने संवारने की, है ना। वो सोचती कि किस तरह से मैं अपना मेकअप करूं, या कौन से रंग के कपड़े खरीदूं, या मैचिंग ज्वेलरी हो वो खरीदूं, या मेरा मेकअप कैसा हो, इस तरह का हो कि मैं सुंदर दिखूं और इसके अलावा आकर्षक भी दिखूं, और मंजू जी स्किन को भी ठीक रखा जाए, स्किन को भी ठीक रखा जाए। और मंजू जी जो जहाँ तक कपड़ों की बात होती है, तो वो करीब 1-2 महीने पहले से तैयारी शुरू हो जाती है कि हमें ये इस तरह के पहनने हैं और हमें सिलवाना है या हमें रेडीमेड खरीदना है। तो वो भी एक बड़ा वो होता है कि सबसे अलग हटकर हमारा इस बार का जो हमारा ड्रेस हो, जो हम पहने परिधान। हाँ, और करवा चौथ जो कि कल है, वो भी उनके जीवन में बड़ा एक विशेष महत्व रखने वाला दिन है। उसके लिए भी महिलाएं काफी कुछ तैयारियां करती है। तो ये सजने संवरने की बात हम करेंगे, और उसके लिए वो अपना मेकअप किट जो है वो उसमें कौन कौन सी आवश्यक चीजें जो होनी चाहिए, रखनी चाहिए, या मेकअप से संबंधित कुछ थोड़े टिप्स भी आज हम अपनी सखियों को देंगे, ताकि उन्हें इस बात में सहायता मिले कि भाई किस तरह से मेकअप उनका होना चाहिए या करना चाहिए। ये मंजू जी, मेकअप किट की जब बात आती है तो तरह तरह के बन जाते हैं कि हम जो देखते हैं मैगजीन्स में या कहीं भी देखते हैं, तो या कोई हमारी जो फ्रेंड है या हमारे घर में भाभी या कोई भी रिश्तेदार जो प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं, तो हमारी नजर उनके ऊपर चली जाती है कि वो किस ब्रांड का यूज कर रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनसे भी कुछ कुछ सीखते हैं और अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। और जब जाते हैं तो फिर लगता है कि हमारे पास ये भी चीज हो, वो भी चीज हो, मतलब अनंत इच्छाएं जो होती ना सीमित है। हाँ, ये बात तो ठीक है मंजरी, लेकिन एक बात का और हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो भी ये हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, सभी की स्किन को ये सूट नहीं करते। कई बार उनका रिएक्शन हो जाता है, और स्किन जो है अच्छी होने के बजाय कई बार खराब भी हो जाती है। तो जब भी आप इन ब्रांड का चयन करें तो थोड़ा सोच समझ करके करें, अच्छी ब्रांड की चीजें लें। और उसके अलावा भी जब आप लें तो उसको पहले स्किन के थोड़े से पेच पर जरा उसको आजमा कर देख लें कि कहीं आपको इससे रिएक्शन तो नहीं होता है, कहीं स्किन आपकी खराब तो नहीं हो रही, कोई इचिंग तो नहीं हो रही है, या स्किन लाल तो नहीं हो रही है। जब आपको लगे कि हाँ सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो उसके बाद ही आप इसको पूरे चेहरे पर इस्तेमाल करें। नहीं तो कई बार क्या होता है कि वो बड़ा रिएक्शन हो जाता है, और अचानक जैसे कि कोई भी आप नई क्रीम अप्लाई करना चाहती हैं, मेकअप किट यूज करना चाहते हैं, तो उसको तो आप पहले से ही खरीद के देखें, जैसा कि आपने अभी कहा। लेकिन अगर आप आज ही लाई हैं खरीद के और आज ही अपने चेहरे पे लगाने लग गए, और रात को आपको पार्टी में जाना है या किसी भी उसके लिए तैयार होना है, तो वो समस्या आ ही जाती। जैसा आपने कहा कि स्किन खराब हो सकती है, तो बेहतर है कि आप नई चीज पर मत जाएं, जो आप यूज कर रहे हैं उस पे करें। और नहीं तो सबसे अच्छा तो देखो वही कहा जाता है जो आपकी नेचुरल ब्यूटी है। हम तो यही कहेंगे कि घर में बहुत सारी ऐसी चीजें आपके किचन में जाकर के अगर आप देखेंगे तो जैसे बेसन है, शहद है, या कच्चा आलू है, ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके मास्क बना सकते हैं, और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको थोड़ी देर के लिए चेहरे पर लगा करके आप हल्के गुनगुने पानी से चेहरा धो लीजिए, तो कहते हैं कि बिल्कुल एकदम साफ सुथरा हो जाता है। हाँ, तो अगर उन चीजों का इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है। मेकअप किट तो होना ही चाहिए, है ना? बिल्कुल, अपनी अपनी चॉइस है। तो हम थोड़े कुछ टिप्स आज सखियों को देंगे और मेकअप किट के बारे में भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक गीत सुन लेते हैं।
बलम तूने जारा, खो गया नन्हा सा दिल हमारा, कैसा जादू बलम तूने जारा, खो गया नन्हा सा दिल हमारा, कैसा जादू। कोई तेरी तरह दिल नशीने, हो गई मैं पसीने पसीने, कोई तेरी तरह दिल नशीने, हो गई मैं पसीने पसीने। तूबा 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 नजर का इशारा, हो गया नन्हा सा दिल हमारा, कैसा जादू बलम तूने जारा, हो गया नन्हा सा दिल हमारा, कैसा जादू। जगमगाए कदम चलते चलते, तुमने छेड़ा तो हम क्या संभलते, जगमगाए कदम चलते चलते, तुमने छेड़ा तो हम क्या संभलते। लो चले लो चले लो चले नाम लेकर तुम्हारा, हो गया नन्हा सा दिल हमारा, कैसा जादू बलम तूने जारा, हो गया नन्हा सा दिल हमारा, कैसा जादू। होश भी थोड़ा थोड़ा, नशा भी, दर्द भी थोड़ा थोड़ा, मजा भी, होश भी थोड़ा थोड़ा, नशा भी, दर्द भी थोड़ा थोड़ा, मजा भी। तीर सैया तीर सैया तीर सैया, अजब तूने मारा, हो गया नन्हा सा दिल हमारा, कैसा जादू बलम तूने जारा, हो गया नन्हा सा दिल हमारा, कैसा जादू। जहाँ तक जादू की बात आती है मंजरी, सुंदरता का अपना जादू होता है, लेकिन साथ ही साथ सादगी का भी अपना जादू होता है। जादू तो होता है, और सुंदरता तो हो, लेकिन साथ ही हमारा तो ये कहना है कि भाई सादगी हो साथ में, तो जादू और भी ज्यादा अच्छी तरह से चलता है। खूबसूरती कहते हैं, और बढ़कर निखर कर आती है सामने। तो हमारी सखियां तो बिल्कुल तैयारी कर रही होंगी कई दिनों से, और आज तो बिल्कुल खास तैयारी, खास दिन है, कल के लिए खास दिन है, तो आज तो जुटी होंगी तैयारी करने में। तो वैसे आप रोजाना के कामों में जब आप अपना मेकअप किट तैयार करती है, तो उसमें कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है, इस बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। वैसे तो शादी जैसे कि अब दीपावली के बाद शादियों का सीजन भी आ जाएगा, और शादी जैसा जो एक बात है वो लड़की के जीवन में ये बहुत एक महत्वपूर्ण घटना की तरह होती है। और सजने संवरने की बात आती है तो भले ही शादी हो या कोई पर्व हो, उत्सव हो, त्योहार हो, या घर में और किसी तरह की पार्टी हो, तो सजना संवरना ये तो लगा ही रहता है। तो इसके लिए होता क्या है कि एक किट आप पहले से तैयार रखें, ताकि क्या है कि जब भी सजने की बात है तो आपको चीजें इधर उधर से ढूंढनी ना पड़े, बल्कि सब चीजें एक जगह आपको इकट्ठी मिल जाए, और जब मिल जाएगी तो आपको सजने का आनंद भी आएगा, और किसी चीज की आपको कमी महसूस नहीं होगी। बिल्कुल। और जब बात शादी की आती है या किसी खास मौके की आती है, तो सभी की निगाहें उस व्यक्ति पर होती है। चाहे शादी की बात हो तो दुल्हन पर निगाहें रहेंगी, उसने किस रंग का लहंगा पहना है, कैसी ज्वेलरी पहनी है, और कौन सी उसकी सैंडल है, कौन सा उसने परफ्यूम लगाया, यहाँ तक कि मंजू जी गजरा
गजरे से लेकर झुमकी तक, उसके जो भी उसने श्रृंगार किया होता है सब पर नजर जाती है। तो ये देखना होता है कि वो किस तरह से अपने मेकअप बॉक्स को तैयार करती है, जिसे वैनिटी बॉक्स भी कहते हैं। और पहले के जमाने में थोड़े से हार्ड से वो चलते थे, वैनिटी बॉक्स चलते थे, लेकिन अब उसका चलन बंद हो गया क्योंकि उसको अलग से लेके सफर में जाना थोड़ा आरामदायक नहीं होता है। तो अब आजकल पाउच वाले जो बैग आ गए हैं फैशन के हिसाब से, जिनको आप आसानी से अटैची में रखकर अपने कपड़ों के बीच में कैरी कर सकती हैं, और उसमें आप अपने पूरे सामान की लिस्ट लेकर के और सामान भी रख सकती हैं उसके अंदर। ब्राइडल मेकअप का जो सामान है वो आप ले सकती हैं। और आप तुमने जो पाउच की बात की ना मंजरी, ये सही बात है कि पहले के जो कुछ भी चीज रखने के जो डिब्बे होते थे ना, वो कुछ थोड़े, एक तो वजन भी उसमें बहुत होता था और कुछ इस तरह के होते थे कि वो जगह घेरते थे, थोड़े हार्ड होते थे। लेकिन आजकल हर चीज के लिए एक परफेक्ट पाउच आने लगा है, मतलब उस चीज की लंबाई चौड़ाई जितनी होती है उसके आकार के पाउच आने लगे हैं। देखिए अब छोटा सा लिपस्टिक का पाउच होगा, बिंदी का पाउच होगा, तो वो सब देख के तो हमें ऐसा मन करता है कि हाँ ये सब चीजें ले ले। फिर कई बार होता है जाते हैं ना जब शॉपिंग करने, तो देख के लगता है उस बास्केट में कि यहाँ से ये भी चीज ले लेते हैं। हाँ तो ऐसा होता है, लेकिन फिर भी आप अपने घर में कितनी जगह है, रखने की जगह है या आवश्यकता है कि नहीं, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि वो चीज आपको लुभा दे और आप खरीदती चली जाए और पता चले उसमें रखने की कोई जगह और मंजू जी पाउच की बात करी तो एक मुझे आइडिया आया है कि जिसको सिलाई करनी आती है, शौक है, तो वो घर में भी अपने पास जो आपके कपड़े बचते हैं तो आप उससे छोटे छोटे पाउचेस बना सकती हैं और वहां से डिजाइन देख के आ जाइए और अपने आप पाउच बना लीजिए। और जो वेलक्रो होता है चिपकाने के लिए होता है, अगर हुक चुटपुटी बटन ऐसा कुछ नहीं लगाना है तो आप वेलक्रो की पतली शीट ले आइए और उसको लगा के आप घर में सुंदर सुंदर पाउच बना लीजिए। क्रिएटिविटी झलकेगी बिल्कुल। और अगर ज्यादा बन गए हो तो गिफ्ट भी दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं। और जो हमारे जो पुराने कुर्ते होते हैं उनमें भी देखा जाए तो पैचेस होते हैं कढ़ाई के, तो उनका भी निकाल के उस पैचेस से भी आप बना सकते हैं पाउचेस। ये तुमने एक और नया आइडिया दिया है, सच में आइडिया की कमी नहीं है। और सचमुच ये बहुत सुंदर भी होगा और बेकार चीज का उपयोग भी हो जाएगा, क्योंकि कुर्ता पुराना हो जाता है तो हम उसका कुछ उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन उसके लगता है ना कि इसको कैसे फेंके, ऐसा लगता है ना, लेकिन उसमें जो सुंदर कुछ चीजें होती है वो निकाल करके और उससे बना सकते हैं। अगली बार बहरहाल हम अभी बात कर रहे थे मेकअप किट की, तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है कि दिन और रात के मेकअप में क्या किस तरह के प्रोडक्ट हम खरीदें। किसी भी तरह का मेकअप प्रोडक्ट खरीदने से पहले हमें अपने स्किन टोन के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फाउंडेशन के कई सारे शेड होते हैं और अपनी स्किन के हिसाब से उसे खरीदना चाहिए। फाउंडेशन जो होता है वो मेकअप का बेस कोट कहलाता है और सही शेड का ही इसे हमें लेना चाहिए। और अंगूठे या उंगली पर लगाकर हम इसे चेक कर सकते हैं कि हमारी स्किन टोन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके साथ कंसीलर भी स्किन के हिसाब से ले और मौसम के अनुसार ही फाउंडेशन ले, वरना पेची धब्बे से दिखने की संभावना बनी रहती है। और ठंड में रिटेन मॉइस्चराइजर और गर्मियों में मूज या सुफले का इस्तेमाल ज्यादा अच्छा होता है। और मेकअप किट में प्राइमर जैसे हुआ, आप कंसीलर या फाउंडेशन, और इसके साथ साथ कॉम्पैक्ट पाउडर खरीद सकते हैं। आई शेडो होना चाहिए आपके मेकअप किट में, आई लाइनर, मस्कारा, आईब्रो पेंसिल, काजल, लिप कलर और लिपस्टिक, ब्लश, नेल पॉलिश रिमूवर और नेल कटर, नेल फाइलर, सनस्क्रीन लोशन, मॉइस्चराइज़र के साथ और अन्य चीज़ें भी हैं जिसमें जैसे कि आपके पास हाइलाइटर होना चाहिए, मेकअप रिमूवर भी होना चाहिए, वेट टिश्यू हो, फेस मास्क हो, ब्लीचिंग पाउडर और चोटी जो आप लगाना है आपको, और शीट मास्क भी होता है एक, और इसमें आप परफ्यूम है, बिंदी है, सेंदूर है, रबर बैंड है, हेयर पिन्स, जूड़ा पिन्स, रुमाल है, छोटी तौलिया है, और साबुन भी आप अपने रख सकती हैं उसमें, फेस वॉश और जो जेल आता है फेस वॉश जेल वो है, कोल्ड क्रीम है, ऑयल है, बॉडी लोशन, टेल्कम पाउडर, सेफ्टी पिन और सीजर, हेयर बैंड और जो भी अन्य क्रीम होती हैं, जो आपको फाउंडेशन के अलावा भी आजकल क्रीम आ गई है मार्केट में, जिसको खाली आप वो भी क्रीम लगा के चले जाओगे तो आपकी पार्टी का बढ़िया सा मेकअप हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि आप फाउंडेशन भी लगाएं, कंसीलर भी लगाएं, आप उस क्रीम को भी लगा लें और हल्का सा फेस पाउडर लगा के आप निकल जाएं, तब भी आप अच्छे लुक में दिखेंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हमने बताई, ये एक मेकअप किट में होना
ज़रूरी है, जिससे ब्राइडल के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि उसके पास पूरा सामान हो, जिस समय उसको मेकअप जैसा भी करना है ओकेजन पे अपने पास से निकाले और आराम से कर सकती है। हाँ, और इन चीज़ों का कब और किस तरह से उपयोग करना, ये भी, इसका भी थोड़ा ज्ञान होना आवश्यक है। नहीं तो कई बार हम हंसी के पात्र भी बन जाते हैं कि हम कुछ ऐसा उटपटांग मेकअप कर लेते हैं और सब सोचते हैं अरे ये यूं नॉर्मल जब रहती है तब तो अच्छी दिखती है, आज इसको क्या हो गया इतनी, मतलब एक तड़क भड़क जो दिखती है ना, वो भी कई बार ठीक नहीं लगती है। तो आप मेकअप जरूर कर लें, अच्छा दिखना सभी महिलाओं का अधिकार है, लेकिन इसके साथ ही थोड़ी सोबरनेस भी बनी रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। और इसके अलावा अब बात आती है मेकअप करें कैसे। तो सबसे पहले चेहरे को धोना है, फिर उसके बाद त्वचा को मॉइस्चराइजर लगा के नमी प्रदान करना है। उसके बाद चेहरे पर एक साथ उसको कर लें और अब 2 मिनट बाद बेस के लिए प्राइमर लगाएं। फिर इसके बाद कंसीलर और फाउंडेशन लगा लें और उसके बाद अपने बेस मेकअप को चेहरे से लेकर गर्दन तक लगाएं। कई बार ऐसा होता है केवल हम चेहरे पर ही लगा लेते हैं, गर्दन पर ध्यान नहीं देते और वो गर्दन कुछ अलग गर्दन से लेकर बैक के तक आपको लगाना है, जिससे आपकी जैसे ब्लाउज है पहनते तो डीप नेक होता है तो वहां तक तो एटलीस्ट हमें लगाना ही है कि स्किन हमारी एक जैसी लगे। हाँ, नहीं तो क्या होगा कि केवल चेहरा सफेद सफेद दिखेगा और बाकी की स्किन वो कुछ अलग डार्क शेड की दिखेगी, तो पता चलेगा कि भाई बहुत अलग दिख रहा है, अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस बात का ख्याल रखें। और हाईलाइटर के द्वारा चिक बोन, नाक, माथे या माथे के बीच, होंठ और नाक के बीच की जगह पर आप कर सकते हैं। जिनका रंग साफ है वो पर्ल रंग का, और जिनकी त्वचा गहरे रंग की है वो गोल्ड रंग का हाइलाइटर का उपयोग कर सकते हैं। जी, और एक ब्राउजर भी आता है चेहरे की जो रूपरेखा और नए नक्श की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए एक चपटा ब्रश सा होता है, उसमें लगाकर उसको ठोड़ी के किनारों पर से लगाते हुए जाते हैं ऊपर की ओर, और माथे और नाक के दोनों तरफ और नाक के ऊपर भी इसको लगाया जाता है। चिक बोन और कान के आसपास लगाया जाता है और ब्रश की मदद से इसको फैलाया जाता है। ब्रश की मदद से लगाएं, जो ब्लश होता है उसको ब्रश की मदद से लगाना है। और आई शेडो आँखों के ऊपर लगाएं, मनपसंद शेड के जो आई शेडो होते हैं उनको अपने आँखों के ऊपर लगाइए। और आईलाइनर लगा करके आप अपना काजल और लिपस्टिक के लिए भी, जो वो लिपस्टिक के लिए लगाते हैं पेंसिल होती है लिप पेंसिल, उससे पहले आप करके और फिर लिपस्टिक भरिए तो आप एक अच्छी तरह से अपने आप को तैयार कर सकती है। तो तैयार होने के लिए मंजू जी ये ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने बेस को मजबूत करना है कि हमारा फेस का जो बेस है, मॉइस्चराइजर के बाद हमें फाउंडेशन वगैरह लगाना है, वो आपका एक जैसा लगा हो। फिर आप जब सारे मेकअप धीरे धीरे करती जाएंगी, अपनी आंखों के लिए मेकअप करेंगे, ओठों के लिए करेंगे, तो टोटल फिर वो पूरा अच्छा लगने लगता है। फिर आप अपनी मैचिंग के अपने ड्रेसेस पहनिए, ज्वेलरी पहनिए, बिंदी लगाइए, जो भी जिस तरह से हेयर स्टाइल बनानी है वो बनाइए, है ना? बिल्कुल। और परफेक्ट ब्राइडल मेकअप सादगी के लिए हो तभी दुल्हन जो है खूबसूरत नजर आती है। यानी मेकअप हो लेकिन सादगी पूर्ण हो। और अपनी ब्यूटिशियन से बताएं, और सही ब्यूटिशियन का चयन भी आपको करना बहुत जरूरी है। नहीं तो कई बार हम ब्यूटिशियन के भरोसे रह जाते हैं कि वो हमारा बहुत अच्छा मेकअप करेंगे और पता चलता है कि शायद उनमें थोड़ी कई बार वो बहुत ज्यादा ग्लिटर वगैरह शाइनी लगा देते, स्टार चिपका देंगे आपके मुंह पे। तो जब वो आप कैमरे के आगे जाएंगी जयमाल स्टेज पे, तो इतना आपका चमकेगा तो सारी फोटो भी खराब हो सकती है। तो एक आजकल तो सब लोग लड़कियां, हमने देखा है कि जितनी भी लड़कियां शादी के लिए तैयार होती हैं ब्राइडल के उसमें, तो वो बहुत सिंपल रखते हैं अपने आप को, चेहरे को एकदम, और फिर उस पर जो श्रृंगार होता है तो वो अलग ही खूबसूरती निकल के आती है। लड़कियां खुद ही आजकल समझदार हो गई कि उन्हें उनके चेहरे पर किस चीज की आवश्यकता है, नहीं है। लेकिन हमारा भी यही कहना है कि आप जरूर करें मेकअप, लेकिन सादगी पूर्ण तरीके से हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसके अलावा अपनी ब्यूटिशियन से बताएं, और सही ब्यूटिशियन का चयन करना तो आवश्यक है ही। खास दिन की तैयारी के लिए समय से पूर्व ही सारी प्लानिंग आपको कर लेनी चाहिए, और अंतिम समय में दौड़ भाग कर खरीदारी से बचना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि बार बार धूप में निकलने से त्वचा खराब हो सकती है। और दुल्हन को चाहिए अपनी सेहत और खान पान का ध्यान रखें, और जितना संतुलित आहार वो लेंगी उतनी त्वचा चमकदार रहेगी। इसके अलावा फल, दूध, दही, पानी, जूस, सूप, ये सब हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और तनाव मुक्त रहना भी ज़रूरी है। समय पर नींद लें
और योग, ध्यान, व्यायाम करती रहें, है ना? जो आपने लास्ट में बताया तो ये बातें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी दुल्हन के लिए और लड़कियों सभी के लिए ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि ऐसे मौके पर क्या होता है, ख़ास आप ही हैं उस पूरी महफिल की शान, और हाँ। आप ही की आंखों के नीचे काले घेरे होंगे तो क्या अच्छा लगेगा। हाँ, मतलब सब तो लोग आप ही को देखेंगे, दूल्हा दुल्हन को ही देखते हैं ना, हम तो शादी ब्याह में। दुल्हन का तो खास कर ध्यान बल्कि 1-2 महीने पहले से ही वो अपने खान पान पे ध्यान रखेगी तो उसका चेहरा भी ठीक रहेगा। दाने वगैरह पिंपल्स निकल आते हैं उन सबसे आप बचे रहेंगे, और जितना आप सादा खाना खाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तले भुने खाने से आपको दूरी रहना है। हाँ, और मैंने देखा है कि लड़कियां शादी के 2-3 महीने पहले से रोज एक नारियल पानी जो है जरूर पीने लग जाती है। कहते हैं कि उससे भी चेहरे के ऊपर एक अलग सी चमक दिखाई देती है, क्योंकि न्यूट्रिशन भरपूर उससे मिलता रहता है इसकी वजह से। और जैसे हम लोगों ने बात करी ना कि मेकअप किट में क्या क्या होना चाहिए, तो सारी चीजें आप अपने हिसाब से रखिए, सुविधा के अनुसार से, बजट के अनुसार से खरीदिए। उसी हिसाब से अपनी कंपनी का चुनाव कीजिए कि आपको किस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना है। और साथ में आप उसके बैक में ये भी देखिए कि वो एक्सपायरी डेट उसकी कब तक है। वो सब, इन सब बातों का ध्यान रख के अपनी आवश्यकता अनुसार ही चीजें खरीदें। बिल्कुल। अब आवश्यकता मुझे एक चीज की महसूस हो रही कि बातें हमारी बहुत हो गई, अब गाने सुन लेते हैं। कहता है धरती की रानी, हंसी जवानी दिन है तुम्हारे रे। चांद को देखो जी, पहली नजरिया तोरी दिल मेरा ले गई गोरी। पहली नजरिया तोरी दिल मेरा ले गई गोरी। हमने लुटा दी दुनिया और तुमने लगा दी चोरी। बात ये कैसी है, बात ये कैसी है, यूं ना सताओ हम तो सजन है नैनों के मारे रे। चांद को देखो जी, रात है भीगी भीगी और साथ है साजन तेरा। रात है भीगी भीगी और साथ है साजन तेरा। मेरी तमन्ना ये है अब होना कभी सवेरा। रात ये तेरी है, रात ये तेरी है, तारों की टोली नीले गगन से यही पुकारे रे। चांद को देखो जी, दिल से दिल कह देगा हम मुंह से ना बोलेंगे। दिल से दिल कह देगा हम मुंह से ना बोलेंगे। धड़कन में हो बातें हम नैना ना खोलेंगे। चांद मेरे आजा रे, चांद मेरे आजा रे, नन्हा सा दिल है भोला सा दिल है बस में तुम्हारे रे। चांद को देखो जी, चांद को देखो जी, मस्ती लुटाए जादू जगाए दिल में हमारे रे। चांद को देखो जी।
चांद को देखो जी। और कल देखना मंजरी, कल चूंकि चांद का विशेष महत्व होता है तो हम ढूंढते रहते हैं चांद के आने का इंतजार लेकिन वो हमें दर्शन नहीं देता है। तो आपको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए ऐसे समय। और आकाश की तरफ टकटकी लगा कर देखिए और चंद्र देवता जरूर दर्शन देंगे हमें। अच्छा, अब डिजिटल पेमेंट की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एक श्रोता ने जो मैसेज भेजा है उसके बारे में हम बात करते हैं। लिखते हैं ये श्रोता कि डिजिटल पेमेंट और भारतीय डाक विभाग में करियर जैसे विषयों को आपने चुना है, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन डिजिटल पेमेंट के बारे में ये कहना चाहते हैं कि डिजिटल पेमेंट है बहुत आसान, करता है ये हर काम, बड़े बड़े भुगतान पल भर में कर देता है। एक मोबाइल ऐप से बिजली, फ़ोन, पानी का बिल घर से ही भर देता है। आपको स्मार्ट बनाता है, दुनिया के संग चलना ये सिखलाता है। मगर थोड़ी सी चूक कर देती है मायूस। OTP को कभी शेयर मत करना। पेमेंट करने के बाद लॉग आउट ज़रूर करना। बस इसके धोखे से बचना, मगर डिजिटल पेमेंट से स्मार्ट ज़रूर बनना। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात इन्होंने लिखी है। और ये हमेशा अपनी बात को एक कविता के अंदाज में थोड़ा सा लिखते हैं, जो कि हमें अच्छा लगता है। शुक्रिया कहते हैं। और अब डिजिटल पेमेंट से संबंधित जो जानकारी हम देना चाहते हैं अपनी सखियों को, कि हम सभी डिजिटल पेमेंट को अपनाकर स्मार्ट बन रहे हैं वैसे तो, और इस सुविधा से आसानी से भुगतान हो जाता है। जो इससे नहीं जुड़े हैं वे डिजिटल पेमेंट सुविधा को जाने, समझे और समय के साथ स्मार्ट बने। बिल्कुल। और घर बैठे मंजू जी हम लोग अपने काम को आसानी से मोबाइल और कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। बैंकिंग से लेकर भुगतान तक की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और किसी प्रकार की अगर खरीदारी करनी है, जैसा कि अभी हमारे श्रोता ने भी कहा है कि बिल भरने की बात हो, या टिकट बुक करना हो, या सब्जी से लेकर दूध खरीदने या ऑनलाइन शॉपिंग करने की बात हो, सब कुछ डिजिटल पेमेंट के द्वारा आसानी से हम कर सकते हैं। बिल्कुल। एक तो इससे समय की बचत होती है, लंबी लाइन में खड़े होने की समस्या से हम बच जाते हैं। और जब डिजिटल पेमेंट की सुविधाओं का लाभ उठाएं, समय की धारा के साथ चलें और स्मार्ट नागरिक बनकर देश के विकास में आप योगदान भी इससे दे सकते हैं। और डिजिटल पेमेंट के कई तरीके हैं। जैसे बैंकिंग कार्ड्स की बात करें तो हम देखेंगे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर प्रीपेड बैंक कार्ड, सभी की अपनी अपनी खूबियां हैं, जिनकी सहायता से आप शॉपिंग या कहीं घूमने जाएं, खाना पीना हो, कैश देने की समस्या से आप बच जाते हैं। और इन कार्डों के इस्तेमाल से बिल का भुगतान आसानी से भी हो जाता है। बिल्कुल। और इन कार्डों के द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट करना हो या कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो, आप आसानी से कर सकते हैं। सुरक्षित और समय की बचत भी इससे होती है। बिल्कुल। और आप जैसे आपको पेमेंट करना है तो आप कोई ऐप, इसका जो ऐप रहता है वो आप डाउनलोड कर लीजिए और आपने फाइनेंशियल जो आपको ट्रांजैक्शन करना होता है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। और मोबाइल बैंकिंग इतना आसान हो गया है कि अब लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि अपने फ़ोन में ही सब कुछ होता है, फ़ोन से कर सकते हैं ना जी। और किसी भी समय आप घर पे बैठे हो, अपना जैसे आपने कहा है कि मोबाइल से हम भुगतान कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, बहुत आसानी होती है। कई बार बिजली की बिल हम जमा करने के लिए लाइन लगाते हैं, उससे हम बच जाते हैं। और हम अब उतने ही टाइम में अपने और काम भी कर सकते हैं। तो इसको जिसको नहीं पता है वो सीखें, एक दूसरे से जानकारी लें और एक लाभ उठाएं। एक दूसरे को मदद भी करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ मंजू जी ये भी है कि जो साइबर क्राइम होता है, जो इस तरह का है कि OTP बैंक की आपकी जानकारी मांगना चाहते हैं, डिटेल मांगते हैं आपसे, तो वो सब पासवर्ड वगैरह की बात होती है, तो आप किसी को मत बताएं अपने बारे में। और कभी कभी कई कॉल्स भी ऐसी आती हैं जो भी इस तरह का डिमांड करती हैं, आप बिल्कुल उसको निगलेक्ट कर दीजिए, उसको बिल्कुल नकार दीजिए कि नहीं, हमको बताना ही नहीं है आपको। जी बिल्कुल। थोड़ी सी सावधानी अगर बरती जाए तो काम में आसानी बहुत हो जाती है। और जो ये स्मार्ट चीजें आई हैं, इसका उपयोग करके हम स्मार्ट नागरिक बन सकते हैं। इनका उपयोग करके बहुत सारी असुविधाओं से बच सकते हैं। और डिजिटल पेमेंट का एक फायदा ये भी है कि हाथों में करेंसी को हमें लेना या देना नहीं पड़ता है। जो आजकल कोरोना काल में भी इस बात की बहुत आवश्यकता है कि इन चीजों से जितना बचा जाए उतना ठीक है। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ज्यादा अच्छा होता है। और कई बार अगर आपका बाई चांस आपका पर्स गुम हो गया या आपका कार्ड मिस हो गया है, तो आप उसको तुरंत ब्लॉक कराएं अपने बैंक में फोन करके। और इन सब जो आपके कार्ड्स होते हैं, तो आप घर में एक डायरी बनाइए, उसमें उसका नंबर वगैरह बाकायदा लिख कर रखिए, जिससे आपको पता रहे कि आपका ये कार्ड खोया है, तो आपको और आसानी होगी। और साथ में जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं, अपना बिल पेमेंट करने के लिए सामने
वाले को कार्ड आप पकड़ा देते हैं, ये स्क्रैच करो, ठीक है उसने स्क्रैच किया, जब आप उसमें अपना पिन डालते हैं तो उसके ऊपर हाथ रख लें और पिन तब डालें, और उसके बाद उसको डिलीट भी कर दें, रॉन्ग नंबर से उसको डाल दें, जिससे कि अगर आप ओपन हाथ नहीं रखेंगे तो बाई चांस ऊपर कैमरा लगा है तो वो भी आपके देख सकता है। तो और सावधानी रखिए और बहुत ज़रूरी है। और सामान लेने के बाद ये नहीं कि आपने बिल का वो पर्चा लिया और आप चलने लगे और आपका कार्ड वहीं रह गया। तो कई बार हमने ये चीज़ देखी है, हाँ, कार्ड वहीं पर रह जाता है, छूट जाता है, हम ध्यान ही नहीं देते क्योंकि हमारा ध्यान नई चीज़ जो खरीदी है उस सामान की तरफ ज़्यादा रहता है, और वो छोटी सी चीज़ होती है कार्ड, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता है, कई बार भूल जाते हैं। कई बार होता है, हमने देखा है लोगों का कि वो आगे बढ़ गए, फिर उनको बताना पड़ता है कि भाई साहब अपना कार्ड तो ले लीजिए। हाँ, तो इन बातों का ध्यान रखें, थोड़ी सी सावधानी बरतें और डिजिटल पेमेंट की जो सुविधा है इसका उपयोग पूरा लाभ उठाएं। बिल्कुल।
नगमा कोई सुना गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। गीत हमने सुन लिया और अब आज चूंकि मंगलवार है तो हम करियर की बात करते हैं और आज हम डाक विभाग में करियर के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे एक श्रोता ने जो हमें मैसेज भेजा है वो हम पढ़ के सुनाते हैं। लिखते हैं कि भारतीय डाक में अगर आप करियर बनाने की सोच रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखना, आपको बहुत सावधानी से इस विभाग में काम करना पड़ेगा। जिम्मेदारी बहुत है, चाहे आपका पद छोटा ही क्यों न हो। वैसे तो किसी भी कार्य की जिम्मेदारी ज़रूरी होती है, लेकिन मेरे इस विभाग में पूर्ण समर्पण और ईमानदारी की बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें काम करने का अलग ही मज़ा है, जन सेवा का पूरा अवसर इसमें प्राप्त होता है। मुझे लगता है ये हमारे जो श्रोता हैं ये डाक विभाग में ही कार्य करते हैं। बहरहाल आपने ये जो मैसेज भेजा है इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जहाँ तक सावधानी की बात है तो हर काम में सावधानी रखना बहुत अच्छी जरूरी है, आवश्यक है और रखना भी चाहिए, क्योंकि सावधानी से किया गया कार्य आने वाली बहुत सारी मुसीबतों से हमें बचा सकता है। और समर्पण की जहाँ तक बात है, अगर समर्पण से काम किया जाए तो सारे कार्य जो है वो आसान भी हो जाता है। काम के प्रति ईमानदारी ये सबसे बड़ा बहुत बड़ी चीज होती है। और उसके साथ साथ आपका विनम्र स्वभाव, ये दोनों ही आपको आगे हमेशा लेकर ही जाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए हम लोग बात करते हैं डाक विभाग में करियर के बारे में। तो भारतीय डाक विभाग एक सरकारी विभाग है और हर साल इस डाक विभाग में कई पदों के लिए भर्ती की जाती है। यदि आप पहले से ही डाक विभाग में नौकरी पाने के लिए तैयारी करते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है और इस विभाग में कई अवसर होते हैं, कई पद हैं जिन पर आप नौकरी कर सकते हैं। जी, और इस विभाग में 10th और 12th स्नातकोत्तर के लिए अनेक पदों पर भर्ती की जाती है। यानी आप 10वीं हो, 12वीं पढ़े हो या फिर आपने स्नातक किया हो, इसलिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को कम से कम ये जो इतनी शिक्षा तो आवश्यक है और इसके साथ ही कंप्यूटर कोर्स की भी मांग की जाती है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस तरह के कोर्स भी करते रहें और आवेदक को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना हमेशा चाहिए। कुछ भी काम करने के लिए मंजरी ये तो एक प्रमुख चीज है कि आपका फिट होना शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से ये जरूरी होता है। जब तक ये जरूरतें पूरी नहीं होगी काम भी मुझे लगता है पूरे समर्पण के साथ नहीं हो पाएगा। अगर आपको कोई तकलीफ है तो नहीं कर पाएंगे। और जैसे कंप्यूटर कोर्स की बात करी है तो कंप्यूटर आज के समय में हर जगह काम कंप्यूटर से ही होता है। तो बच्चों को चाहिए कि वो अपने पढ़ाई के साथ साथ खेल के साथ साथ थोड़ा समय इस कोर्स के ऊपर भी दें। माता पिता भी जागरूक रहें कि अपने बच्चे को कहीं ना कहीं बिजी रखें। तो कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करा दे जिससे वो आगे से आगे एक एक कोर्स को सीखता रहे। वैसे तो स्कूल में आजकल कंप्यूटर सीखना अनिवार्य हो ही गया है तो सब बच्चे सीख ही लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर उसमें कुछ ऐसे कोर्स हैं जो कि भविष्य में उपयोगी उनके साबित हो सकते हैं, अगर कंप्यूटर सीखने के बाद वो उन कोर्स को करेंगे तो वो उनके लिए ज्यादा नॉलेज भी बढ़ेगी और लाभ भी होगा। हाँ, तो इस बात का ख्याल जरूर हम रख सकते हैं। और डाक विभाग में आवेदन करने वाले आवेदक की आयु सीमा 18 से 40 वर्षों के बीच होनी चाहिए और आयु सीमा अलग अलग पदों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। जैसे कि पढ़ाई के हिसाब से पद भी अलग अलग हो सकते हैं ना, कि जैसे 10वीं है, 12वीं है, स्नातक है या स्नातकोत्तर है, तो उस हिसाब से पद भी अलग अलग होते हैं, तो आयु सीमा भी अलग अलग हो जाती है। और इसमें विशेष वर्गों के आवेदकों को कुछ वर्षों की छूट भी इसमें होती है। और पोस्ट ऑफिस में आवेदन करने के लिए शारीरिक ऊंचाई की मतलब इसके लिए कोई तय सीमा नहीं है, हाइट कुछ भी होगी तो वो चल सकती है। और भारतीय डाक विभाग में मल्टीटास्किंग स्टाफ, मेल गार्ड, डाक सेवा, पोस्टमैन, असिस्टेंट, ब्रांच पोस्ट मास्टर, ब्रांच पोस्ट मास्टर जो और सोर्टिंग असिस्टेंट आदि के कई पदों पर आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उनकी भर्ती की जाती है। यानी कि ये सारे पद होते हैं, इन पर आपकी योग्यता के अनुसार भर्ती की जाती है। और डाक विभाग में परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, करंट अफेयर्स, संख्यात्मक योग्यता की जानकारी होनी चाहिए और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं। डाक विभाग में लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है और इस तरह से फिर आपके
पोस्टिंग होती है कहीं, और इसलिए इच्छुक व्यक्ति उम्मीदवार इसे करियर के रूप में चुन सकता है। और अगर इसके अलावा आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप नेट से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी, यानी कि मंजू जी, कहने का मतलब ये कि जो भी बच्चे इस विभाग में जाना चाहते हैं या किसी भी विभाग में, तो जो पढ़ाई की बात कही गई, जीके वगैरह सारे हैं, तो ये हमें लगता है रोज में आप इसका इंटरेस्ट अपना बना के रखें, रुचि बना के शुरुआत से ही बच्चों को कम से कम आदत डालनी चाहिए। एक न्यूज़पेपर पढ़ने की, एक अखबार पढ़ने की आदत बच्चों में होनी चाहिए, ताकि कहाँ क्या हो रहा है पता चलेगा। अब रोज रोज जब पढ़ेंगे तो मालूम पड़ता रहता है कि भाई देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। सामान्य ज्ञान की जब बात आती है या भौगोलिक सब्जेक्ट जो रहता है कि भाई कहाँ कैसा एनवायरनमेंट है, किस तरह की भूमि है या जल, या ये इन सब बातों की जानकारी जो है वो उन्हें चलती रहती है। तो कभी कभी जब एग्जाम होगा आपका, तो जब आपने पहले पढ़ रखा तो कहीं ना कहीं आपका जो मस्तिष्क है वो आपको इशारा कर देगा कि ये चीज है। और सामान्य ज्ञान ऐसी चीज नहीं है जो 2-4 दिन, 10 दिन या 1 महीना पढ़ाई से आ जाए। ये इसके लिए सतत हमें प्रयासरत रहना पड़ता है। तो ये आप जरूर करते रहें, और बच्चों को शुरुआत से ही घर में कम से कम 1 या 2 समाचार पत्र घर में आते रहेंगे। आप पढ़ेंगे तो आपके बच्चे भी पढ़ेंगे और उनको नौकरी पाने में आगे सुविधा होगी। जितने सागर में मोती, चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। तुम्हें भेजा है खत में। खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्हीं ने सिखलाई। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो।
ये गीत भी हम सुन रहे हैं, बातें भी हम कर रहे हैं, लेकिन ये भी सही बात है मंजरी कि इन सब चीज़ों का आनंद हम तभी ले पाते हैं जब हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ हो, तन मन स्वस्थ हो, तो इन सब चीज़ों का आनंद आता है, वरना ये जीवन हमें बहुत नीरस लगता है। तो आज हम शारीरिक व्यायाम के वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे श्रोता ने जो फेसबुक पर बात लिखी है वो हम पढ़कर सुनाते हैं। लिखते हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम की जितनी ज़रूरत है उतनी ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि गलत व्यायाम से शरीर को नुकसान होने की संभावना होती है। उम्र के हिसाब से व्यायाम करना चाहिए और एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। व्यायाम से शरीर और मन स्वस्थ रहता है। साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, इसलिए व्यायाम करते समय सावधानी का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। और हमारी एक सखी है, उन्होंने ये लिखा है कि आपके विषय अत्यंत रोचक होते हैं और हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं, हमारी नियमित दिनचर्या से जुड़े हुए होते हैं। व्यायाम करते समय अपनी बॉडी के पोस्चर को सही रखती हूँ मैं, यानी वो करती हैं तब अपने बारे में लिख रही हैं कि जल्दी जल्दी नहीं करती हूँ, थोड़ा समय लेती हूँ। सबसे बड़ी बात, डॉक्टर के निर्देशानुसार करती हूँ। मैं खाली पेट व्यायाम करती हूँ। व्यायाम के बाद एकदम से पंखे के नीचे आकर नहीं बैठती। पानी या कुछ भी जो तरल पदार्थ पीना हो तो कम से कम आधा घंटे बाद ही मैं वो लेती हूँ। बिल्कुल इन्होंने सही बात इन्होंने लिखी है और उपयोगी बातें हैं। और ऐसा ही होना चाहिए कि आप जब व्यायाम करें तो तुरंत पंखे के नीचे ना जाए, या व्यायाम खत्म करने के तुरंत बाद ठंडा ठंडा पानी ना पी लें, इससे फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। बहरहाल हम अपनी तरफ से जो बातें बताना चाहते हैं कि जब भी हम कोई व्यायाम शुरू करें उस वक्त हमें अपने शरीर के प्रति क्या सावधानियां रखनी है, इस बारे में थोड़ा ध्यान रखें। अक्सर देखा गया है कि वर्कआउट के बाद चक्कर आना, उबकाई पेट और सीने के दर्द जैसी समस्याएं हो जाती है। तो ये इसलिए हो जाती है कि हम पूरी सावधानी नहीं बरत पाते हैं, तो उस बारे में हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। और वर्कआउट से आधा घंटे पहले गला तर करने लायक ही पानी पीना चाहिए। एक्सरसाइज के समय सिर्फ 1-2 घूंट ही पानी पीना चाहिए। ज़्यादा पानी पी लेने से भी पेट दर्द और उबकाई आनी शुरू हो जाती है। अगर पानी कम लिया तो चक्कर आने की समस्या, इसलिए इन सब से तो हमें बचना ही पड़ता है। और वर्कआउट के तुरंत पहले पानी नहीं पीना चाहिए। यदि आप सोचेंगे कि इससे बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो ध्यान रहे कि तुरंत पानी पीने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। केवल गला तर करने लायक ही पानी पिए। जहाँ तक हाइड्रेटेड रहने की बात है तो उसके वो तो हम दिन भर की एक ये कह सकते हैं कि रूटीन होता है। ऐसा एक बार खाली पानी पी लेने से बॉडी तर हो जाएगी ऐसी बात नहीं है। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी जरूर दिन भर पीते रहें, लेकिन जब व्यायाम करने की बारी आए तो उसके लगभग आधा घंटे पहले ही पानी छोड़ दें। यानी मतलब ऐसा ना हो कि इधर पानी पिया बहुत सारा और आप व्यायाम करने लगे हो, फिर पता चला कि उल्टी होकर के वो सारा पानी निकल रहा होता है। सही, अगर गलती कर देंगे तो फिर ऐसी प्रॉब्लम आती है। और व्यायाम करने से पसीना बहता है, सांस फूलती है, जिसके कारण जो गला होता है वो तेजी से सूख जाता है, क्योंकि हमारा शरीर गर्म हो जाता है, रक्त संचार तेजी से होने लग जाता है और ऐसे में तुरंत पानी पीने से मांसपेशियों को झटका लग सकता है। ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए और नॉर्मल पानी का ही उपयोग करना चाहिए। इसलिए 20 से 25 मिनट बाद ही पानी पीना, जब भी आप वर्कआउट करेंगे उसके बाद और उसके पहले भी आपको पहले पी लेना। और ये बहुत विशेष बात है कि वर्कआउट के दौरान या व्यायाम के दौरान ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पीना है, उसके बाद भी नहीं पीना है, क्योंकि बॉडी इतनी गर्म हो जाती है उस समय। और जब आप ठंडा पानी पिएंगे तो आपको सर्दी, जुकाम, गला बैठ जाएगा और भी कुछ समस्याएं आ सकती, कफ हो सकता है। तो ये ध्यान रखें। और ऐसा कहा गया है कि बाहर से खेल कर आते ही पानी नहीं पिए, कुछ मिनट रुके और फिर पी सकते हैं, क्योंकि हमने जो व्यायाम या खेल किया है उससे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है, उससे शरीर के वेग, पूरा शरीर जो है वो एक वेग से दौड़ने लगता है, उससे शरीर की अशुद्धियां दूर होती है, उसके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत बढ़ जाता है और रक्त प्रवाह अवरुद्ध नहीं होगा, अशुद्धियां दूर होगी तो, और उस ऊर्जा को पानी तुरंत पीने से शरीर को दिक्कत हो जाएगी। यानी इतना शरीर गर्म है कि तेजी से काम कर रहा है और आपने ठंडा पानी पी लिया, और तो ये सारी जो प्रक्रिया शुरू हुई है जो ठीक होने वाली, वो सब रुक जाएंगी। और मंजू जी, ऐसी बातें हमारे सभी लोग परिवार में कहते भी थे कि खेल कर आओ तो तुरंत पानी नहीं पियो। तो अब समझ में आता ही वो क्यों कहते थे, है ना? क्योंकि उस समय बच्चे थे तो समझते नहीं थे, प्यास लगी है पीना ऐसा। लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आया कि उनका कहना सही था। बिल्कुल। और इसी तरह योग करते वक्त या दौड़ते टहलते वक्त भी ध्यान रखना है। इस दौरान पानी पीने से जी मिचलाने व पेट दर्द की समस्या हो सकती है। इसी तरह वर्कआउट के दौरान बॉडी पोस्चर बार बार बदलता है, जिससे शरीर के सारे पार्ट्स में
असर दिखता है। खाना खाकर तुरंत व्यायाम किया तो भी दिक्कतें होंगी। सुबह के समय खाली पेट व्यायाम करना सबसे अच्छा माना जाता है, या खाना खाने के 2-3 घंटे बाद आप कसरत कर सकते हैं। व्यायाम के आधे घंटे बाद नारियल पानी या जूस ले सकते हैं। और नहाना भी आपको देर से ही चाहिए। हाँ। यानी जब आपका शरीर नॉर्मल हो जाए, आपकी जो शरीर की ऊर्जा आपने अपनी पैदा करी है वो थोड़ी शांत हो जाए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, उसके बाद ही आप नहाएं तो ज्यादा अच्छा है। कई लोग ऐसा करते हैं मंजरी कि जैसे व्यायाम करते हैं तो उन्हें लगता है कि बस अब हम पसीना बह गया है, पसीने में तर हो गए हैं, अब तो हमें तुरंत नहा ही लेना चाहिए। सीधे बाथरूम में घुस जाते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि अच्छा होने के बजाय कुछ बुरा होने लगता है। और वो ये सोचते हैं कि हम तो इतना व्यायाम कर रहे हैं, फिर फायदा क्यों नहीं हो रहा, बल्कि मेरी तो तबीयत और खराब हो रही है, तो अब मैं ये व्यायाम नहीं करूंगा। लेकिन ये जो सावधानियां कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो वही होता है कि आपने व्यायाम तो किया, जो बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन उसके साथ बरतने वाली सावधानियां नहीं बरती और उसका दुष्परिणाम सामने आया, तो ये प्रॉब्लम आती है। और एक बात और है कि जब भी व्यायाम करें तो आप अपनी जो व्यायाम योगा मैट है वो बिछा के जरूर रखें। जिसके पास मैट नहीं है वो दरी रख सकता है, चटाई रख सकता है, लेकिन कभी भी जमीन पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उस पर असर आएगा। आप बिल्कुल पलटेंगे, अपने पैरों को उठा करके सर के पास लाएंगे तो आपकी और वैसे भी जब आप बैठते हैं ना जमीन पर, तो सीधा जमीन पर नहीं बैठना चाहिए, कुछ न कुछ बिछा करके ही आपको बैठना चाहिए। ये भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात एक कही गई है। और जो हमारे श्रोता ने सखी ने कहा ना कि उतनी एक्सरसाइज करें जितना आपका शरीर कर सकता है, तो उतने ही राउंड्स करने चाहिए, चाहे 20-20 के कीजिए, चाहे 30। हाँ, मतलब अपने शरीर की कैपेसिटी को आप जरूर ध्यान में रखें। ऐसा ना हो कि जबरदस्ती किए जा रही है और पता चला कि भैया रीढ़ की हड्डी आपकी बहुत कमजोर थी और हो गया। तो अगर, और इसके अलावा एक बात और कि अगर आपको कोई विशेष कोई बीमारी हो, तब तो आपको जरूर किसी एक्सपर्ट के निर्देशन में ही व्यायाम करना चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, है ना। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। दिल की दिल से लगन की ये बात है, प्यार की राह रस्म की ये बात है। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। किया है ओ मैंने क्या बुरा किया है, दिल देकर ही दिल ले लिया है, दिल देकर ही दिल ले लिया है। किस
किसी बड़े ज्ञानी ध्यानी को बुलाओ, अभी अभी यहाँ फैसला कराओ। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। कहना हमारा अब कौन माने, कहना हमारा अब कौन माने। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, थोड़ी थोड़ी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। ये तो बताओ कि तुम। मंजरी, जब हम व्यायाम करते हैं या फिर प्राणायाम करते हैं तो हमारा शरीर इतना स्वस्थ और आकर्षक बनता है कि फिर सब लोग यही कहते हैं ना कि जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। मैं तो सोच रही थी मैं ये बोलने वाली हूँ कि भाई अभी तो थोड़ी देर बाद तो हमें जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे टाइम हो जाएगा तो हम भी चले ही बड़ा जाएंगे। मन उदास भी हो जाता है ना। हाँ, लेकिन उससे पहले जो भी हम विषय लेकर के आते हैं उस पर बड़ी मजेदार चर्चा बातें होती है, करते हैं। तो उससे मन प्रफुल्लित हो जाता है और अगले दिन फिर किसी न किसी विषय को लेकर या अगले दिनों में कुछ नए विषयों उत्साह को से लेकर भरे तो के रहते हैं मिलने की हमेशा। एक उम्मीद भी हमारे मन में होती है। आज हम दो ऐसी हस्तियों को भी हम याद करेंगे जो लोक गायिकाएं हैं। पहली तो रेशमा की हम बात करेंगे, आज उनकी पुण्यतिथि है। वो एक हीरो फिल्म का एक गीत तुमने सुना होगा कि लंबी जुदाई, है ना। बहुत प्यारा तो गीत। उसमें जब वो लंबी जुदाई, वो जितनी बार भी ये शब्द का उच्चारण करती है ना, तो सचमुच दिल के अंदर ऐसा लगता है किसी एक खास जुदाई की बात हो रही है। तो गहराई से दिल से निकलती हुई आवाज। बिल्कुल। तो उन्होंने कई सारे लोकगीत गाए हैं और लोक गायन के क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम भी किया है। तो रेशमा जी को आज के दिन हम याद करते हैं उनकी पुण्यतिथि पर। इसके अलावा एक और राजस्थानी लोक गायिका है अल्लाह जिलाई बाई, उनकी भी आज पुण्यतिथि है। आज हम उन्हें भी याद करते हैं। मांड गायकी, जो केसरिया बालमा एक लोकगीत तुमने सुना होगा और हमारी कई फिल्मों में भी उसे लिया गया है। तो वो राग मांड में गाया जाता है। तो इस गाने को सबसे ज्यादा फेमस करने में अल्लाह जिलाई बाई इनका एक प्रमुख योगदान रहा है। उन्होंने जिस अंदाज से गाया है ना, तो वो दिल के अंदर एक ऐसी एक कसक पैदा करता है और कि वहाँ की मिट्टी की खुशबू भी बिल्कुल। राजस्थान की बात करें, वैसे कहा जाता है कि बहुत वो ड्राई स्टेट है वहां पर, हालांकि बारिश कम होती है और रेत के टीले होते हैं और इस तरह की बातें हैं, लेकिन वहाँ की जो रंग रंगीली संस्कृति है वो उसे बड़ा रंगीन बना देती है। वहाँ के लोकगीत, वहाँ की परंपराएं, पहनावा, खान, वो मतलब वो उस ड्राइनेस को खत्म कर देती है। और पधारो हमारे देश की जो उनकी परंपरा रही है कि मेहमानों का किस तरह से स्वागत किया जाता है, तो वो परंपराएं सब उसको बहुत रंगीन प्रदेश बना देती है। और अल्लाह जिलाई बाई जिनकी आज पुण्यतिथि है, आज हम उनको नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं। और साथ ही साथ आज सैंडविच डे भी है, वर्ल्ड सैंडविच डे भी है। तो सैंडविच का तो हमारे जीवन में बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। मतलब जब भी खाना बनाने का मूड नहीं होता सोचते हैं चलो आज सैंडविच बना लो। देखिए आज ही सैंडविच की बात हुई और आज सैंडविच और सैंडविच कई तरीके से बनाई जा सकती है। जो चीजें उपलब्ध हो उनसे हम सैंडविच बना सकते हैं। बच्चे तो खासकर आजकल आलू के सैंडविच, चीज सैंडविच पसंद करते हैं, लेकिन आप सब्जियां मिला के बनाइए सैंडविच। बिल्कुल। और कोई पेटिस से आपके पास तो रख करके बनाइए या फिर बेसन का चिला बना करके रख दीजिए। लेकिन अब घड़ी हमें इशारा कर रही है कि बस अब सैंडविच घर जाकर खाइए बनाना। तो अब आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली